क्या बहू, इस कलश को अपने दाएं पैर से गिराकर घर के अंदर प्रवेश करो और रमा तू भी अपने दाएं पैर से कलश गिराकर प्रवेश कर। याद रखियो, कलश दाएं पैर से गिराना है, बाएं पैर से नहीं। पता चले कि घर में आने के साथ ही अपशगुन कर दिया, अपने इस काले मनहूस रंग की तरह। कविता, नई नवेली बहू के साथ ये तुम कैसा बर्ताव कर रही हो? अभी तो इस बेचारी ने घर में प्रवेश भी नहीं किया है और तुम अभी से ही इसे ताने दे रही हो। तुमसे कितनी बार कहा है कि इंसान का रंग ही हमेशा जरूरी नहीं होता है। इंसान की पहचान उसकी खूबसूरती से नहीं बल्कि उसकी सीरत और इंसानियत से की होती है। आप तो चुप ही रहिए जी। आपके चक्कर में मैंने अपने बेटे की शादी इस काली कलूटी से करवा दी, वरना मेरे रोहित के लिए तो इतनी अच्छी अच्छी लड़कियों के रिश्ते आ रहे थे। माँ, मुझे अच्छी सुंदर लड़की नहीं चाहिए, बल्कि एक ऐसी लड़की चाहिए जो जिंदगी भर मेरा साथ निभा सके, और वो सारी चीजें मुझे रामा में दिखती हैं। चुप कर, तू बड़ा आया पिता का चमचा। इस घर की मुखिया मैं हूँ, तू नहीं समझा तो जो मैं चाहूंगी वही होगा। अपनी सास की बातें सुनकर घूंघट में खड़ी रमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रमा दिखने में काफी काली होती है, लेकिन रमा एक सर्वगुण संपन्न लड़की होती है। रमा के काले रंग की वजह से रमा की सास कविता उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। उसके काले रंग को लेकर वो उसे ताने देती है, लेकिन रमा के ससुर और पति कविता से बिल्कुल अलग होते हैं और वो रमा को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। राहुल, रिया, तुम दोनों कमरे में चले जाओ और जाकर आराम कर लो, काफी थक गए होगे। हाँ बेटा रोहित, तुम भी रमा को कमरे में ले जाओ, तुम दोनों भी आराम कर लो। रमा कहीं नहीं जाएगी। रमा तू मेरे साथ चल, कल मुंह दिखाई की रस्म है तो बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं, तो उनके लिए बहुत सारी चीजें बनानी है। मैं भी कब तक अकेले काम करती रहूंगी। आ जा मेरे साथ किचन में, मेरा हाथ बटवा। माँ, अभी तो रमा को आए हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ है और आप उससे अभी से काम करवा रही हो। अभी तो उसके हाथों की मेहंदी भी नहीं गई है। माँ, आज हमारी सुहाग रात है, आज के दिन रमा को मेरे साथ रहने दीजिए ना। शर्म नहीं आ रही तुझे अपनी माँ से ऐसी बातें करते हुए? सुहाग रात है तो क्या हुआ, रमा तुझे छोड़कर कहीं भाग तो जाएगी नहीं। आज नहीं तो कल बना लियो सुहाग रात। और तू खड़ी खड़ी क्या देख रही है, चल मेरे साथ। कविता के आगे घर में किसी की भी नहीं चलती है, जिसके बाद कविता रमा को किचन में ले जाती है और उसे सारे काम बताकर खुद जाकर सो जाती है। और बेचारी रमा रात भर दुल्हन के कपड़ों में बैठकर ही मेहमानों के लिए खाना बनाती है। और सुबह होते ही रमा अपने कमरे में जाती है और तैयार होकर बाहर आती है। सुबह सुबह इतना बन ठन कर कहाँ जा रही है? माँ जी, आज मुंह दिखाई की रस्म है ना, इसलिए मैं तैयार हो गई। काहे की मुंह दिखाई? तो जैसी काली लड़की को मैं अपने घर की बहू बनाकर ले आई, इतनी बेइज्जती कम है क्या मेरे लिए जो तेरी मैं मुंह दिखाई करूं और पूरे मोहल्ले भर में अपनी ओर बेइज्जती करवाऊं? तेरी कोई मुंह दिखाई नहीं होगी। मुंह दिखाई के समय तू घूंघट करके काम करने चली जाइयो। रिया बहू की मुंह दिखाई की रस्म के लिए ये लहंगा लेकर आई हूँ, तेरे गोरे रंग पर ये लहंगा खूब जमेगा। जा जाकर तैयार हो जा, कुछ ही देर में मुंह दिखाई की रस्म शुरू हो जाएगी। इतना कहकर कविता वहां से चली जाती है और बेचारी रमा बस रोती रह जाती है। अपनी सास को रमा के साथ ऐसा करता देख रिया को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वो तो ये सब देखकर बहुत खुश होती है। अपनी सास के कहे मुताबिक रमा घूंघट ओढ़े किचन में चली जाती है और खाना बनाने लगती है। कुछ ही देर में सारे मोहल्ले वाले आ जाते हैं और रिया की मुंह दिखाई की रस्म शुरू कर देते हैं। अरे वाह कविता बहन, तुम्हारी बहू तो सच में बहुत सुंदर है। कहाँ से लेकर आई हो ये चांद का टुकड़ा? ये तो बस नसीब नसीब की बात है। लेकिन तुम्हारी दूसरी बहू कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रही है। उसकी जरा तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने उसे आराम करने को कहा है। तुमने बताया नहीं, तुमने घर के काम के लिए नौकरानी को रख लिया। वो जो काम कर रही है तुम्हारी नई नौकरानी है क्या? हाँ सही कहा, घर के काम काज इतने बढ़ गए तो मैंने सोचा कि एक नौकरानी को ही रख लेती हूँ। हम सब कब से यहाँ पर बैठे हुए हैं, कुछ खाने पीने का इंतजाम करो। जिसके बाद कविता अंदर जाती है और रमा से सबके लिए चाय नाश्ता लाने को कहती है। रमा घूंघट ओढ़े, आंखों में आंसू लिए सभी को चाय नाश्ता देती है। ऐसे ही समय बीतता रहता है। कविता हमेशा रमा को घूंघट में ही रखा करती थी और उसे कहीं पर भी बाहर जाने नहीं दिया करती थी। रिया घर में एक भी काम को हाथ नहीं लगाती थी और पूरा दिन घर में सिर्फ आराम करती थी। बेचारी रमा को ही घर के सारे काम काज करने पड़ते थे, लेकिन इस बात से ना कविता और रिया को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। वो तो बस हमेशा उसके काले रंग को लेकर उसे ताने दिया करती थी।
ए काली कलूटी, इधर तो आ, मेरे पैरों में ना बहुत दर्द हो रहा है, जरा इनकी मालिश तो कर दे। क्या? मैं? लेकिन रिया तुम तो देख रही हो ना कि घर में इतने सारे काम पड़े हैं। तो क्या हुआ? भूल मत, इस घर में तेरी हैसियत किसी नौकरानी से कम नहीं है। तू बस नाम के लिए इस घर की बहू है, वरना तू एक नौकरानी है, और एक नौकरानी का काम होता है अपनी मालकिन की बात मानना। तो आ और आकर मेरे पैर दबा। रिया, जैसे तुम इस घर की बहू हो वैसे ही मैं भी इस घर की बहू हूँ। भले ही तुम और माँ जी मुझे मेरे काले रंग को लेकर हमेशा ताने मारो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस घर की नौकरानी बन जाऊंगी। इंसान का रंग ही हमेशा सब कुछ नहीं होता है। तेरी इतनी हिम्मत कि अब तू मुझे ज्ञान देगी? इतना कहकर रिया रमा को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है कि तभी वहां कविता आ जाती है। रिया बहू, ये आवाज कैसी आ रही है? देखिए ना माँ जी, लगता है आपकी ये काली बहू अपनी औकात भूल गई। इसकी इतनी हिम्मत कि ये मुझे ज्ञान दे रही है। क्या? तेरी इतनी हिम्मत कि तू अब हमें ज्ञान देगी? अरे तेरी औकात ही क्या है, तेरी औकात सिर्फ एक नौकर जितनी है। और तुझे जितनी जल्दी हो इस बात को समझ जाना चाहिए, ये तेरे लिए ही अच्छा होगा। तू कभी भी इस घर की बहू का दर्जा नहीं पा पाएगी, समझी? कविता और रिया की बातें रमा के दिल में एक खंजर चुभने का काम करती है। ऐसे ही समय बीतता रहता है, लेकिन रिया और कविता के बर्ताव में जरा भी बदलाव नहीं आता है। एक दिन रिया, रमा और कविता गाड़ी में बैठकर मंदिर जा रहे होते हैं कि तभी उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में रिया और कविता को काफी गहरी चोट आई होती है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाते हैं। लेकिन रमा होश में होती है, जिसके चलते रमा जल्दी से कविता और रिया को हॉस्पिटल ले जाती है। रमा भी काफी घायल होती है। हॉस्पिटल पहुंचने के साथ ही रमा भी बेहोश हो जाती है, जिसके बाद डॉक्टर सबका ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट करने के बाद सभी को होश आ जाता है। जब ये सारी बात घर के बाकी लोगों को पता चलती है तो सभी हॉस्पिटल आते हैं। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी और मेरी बहुएं ठीक तो है, उन्हें ज्यादा गहरी चोट तो नहीं आई है ना? देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। आपकी पत्नी और बहुएं सब ठीक है। आपको रमा जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर आज रमा जी उन्हें समय पर हॉस्पिटल लेकर नहीं आती तो ज्यादा खून बह जाने की वजह से उन्हें बचाना मुश्किल होता। डॉक्टर की बात जब रिया और कविता को पता चलती है, दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो रमा से माफी मांगती हैं। मुझे माफ कर दे बहू, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अगर आज तू ना होती तो ना ही मेरी जान बच पाती और ना ही रिया बहू की। अब तुझे इस घूंघट में रहने की कोई जरूरत नहीं है, तू अपनी जिंदगी खुलकर जी सकती है। मुझे भी माफ कर दो, मैंने भी माँ जी के साथ तुम्हारे काले रंग को लेकर तुम्हें बहुत ताने दिए और तुम पर हाथ भी उठाया, लेकिन आज के बाद मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगी। हम लोग अब सुधर चुके हैं। रिया और कविता की बात सुनकर रमा को काफी खुशी होती है, जिसके बाद रमा दोनों को माफ कर देती है। अब कविता अपनी दोनों बहू को एक सा प्यार करती है और वो सब खुशी खुशी एक साथ रहते हैं।